हेलो एंड वेलकम टू द कॉर्पोरेट अकाउंटेंट एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड मॉड्यूल ऑफ जीएसटी एंड टीडीएस फॉर एमएनसी एंड आईटी कंपनी। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस मॉड्यूल में हम जीएसटी एंड टीडीएस को समझेंगे, लाइक नोट थियोरेटिकल पार्ट। हम पूरा इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में, कि जीएसटी के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। वो सारे कंसेप्ट और इंटरव्यू क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फोकस एरिया। फोकस एरिया में आज हम समझने वाले हैं कंपनी के टाइप्स, फिर उसके बाद ऑल अबाउट जीएसटी के किस तरीके से कॉर्पोरेट में जीएसटी वर्क करता है, और इंटरव्यू क्वेश्चन साथ में प्रिपेयर करेंगे। फिर उसके बाद कुछ वेबसाइट है जो आपको पता होनी चाहिए एज अ कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो समझेंगे। एंड थर्ड वन इज टीडीएस, ऑल अबाउट टीडीएस, और टीडीएस के इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं। हम इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन इसी वीडियो में और इसी मॉड्यूल में साथ में करते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ये दोनों कंपनी के बारे में आपको तो पता ही होगा, बट मैं यहाँ पे जो समझाना चाहता हूँ वो ये दो चीजें हैं, गवर्नमेंट कंप्लायंस एंड इंटरनल कंप्लायंस। इंटरनल और गवर्नमेंट कंप्लायंस में डिफरेंस ये होता है कि गवर्नमेंट कंप्लायंस टू द गवर्नमेंट होते हैं, और इंटरनल कंप्लायंस हम कंपनी को इंटरनल कंट्रोल के लिए बनाए जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट कंप्लायंस है उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो गवर्नमेंट कंप्लायंस है, उनकी एक डेडलाइन होती है, और डेडलाइन के पहले हमें वो कंप्लीट करने के होते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि आप गवर्नमेंट कंप्लायंस को अगर मिस करते हो, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, तो आपको हैवी पेनल्टीज पे करनी पड़ती है। थर्ड वन इज शेयर मार्केट इफेक्ट। पब्लिक कंपनी में, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर आप गवर्नमेंट कंप्लायंस को मिस करते हो या डिफॉल्ट करते हो, तो आपको उसका शेयर मार्केट में असर दिखता है। सेकंड वन इज इंटरनल कंप्लायंस। इंटरनल कंप्लायंस क्या होते हैं कि इंटरनली जो कंपनी के पॉलिसीज है, कंपनी के जो प्रोसीजर है, उसको कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। तो जो इंटरनल कंप्लायंस है उसमें अगर पब्लिक कंपनी है तो वहां पे भी आपको स्टिक टू द डेडलाइन रहना पड़ता है। लाइक आपके जो सीनियर है वो उन्होंने अगर आपसे कोई डेटा मांगा या कोई चीज सबमिट करने को बोला है एज अ पार्ट ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर, तो यू हैव टू फुलफिल बिफोर द डेडलाइन, यानी डेडलाइन के पहले आपको कंप्लीट करना होगा। प्राइवेट कंपनी है अगर, तो प्राइवेट कंपनी में इंटरनल कंप्लायंस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बट वहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि आप डेडलाइन के पहले कंप्लीट कर लो। इन केस अगर आपसे कुछ मिस होता है, इट्स ओके, इट्स नॉट लाइक वहां पे आपको यानी पेनल्टीज या ऐसा कुछ होगा, बट वहां पे इट इट लाइक सेकेंडरी लेवल होगा डैमेज का, इनटू कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया। हमने कंप्लायंस देख लिए, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो जीएसटी हर किसी को अप्लाई नहीं होता है, लाइक अगर आपने कल बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको जीएसटी लेना जरूरी नहीं है। उसके लिए कुछ टर्न ओवर की लिमिट है। तो ये टर्न ओवर की लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी स्टेट से हो, आपको उस स्टेट की टर्न ओवर की लिमिट पता होनी चाहिए। जनरली हर स्टेट में 20 लाख है, यानी अगर आपका फिनेंशियल ईयर में या प्रीवियस फिनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा जाता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। अब यहाँ पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि जीएसटी की, जैसे वो आपको पूछ सकते हैं कि जीएसटी की लिमिट क्या है स्पेसिफिक गुजरात, राजस्थान या एमपी यूपी के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी की लिमिट स्टेट वाइज क्या होती है। जो ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि अगर मेरा टर्नओवर 10 लाख है बट मैं गुजरात से राजस्थान सेल करता हूँ, तो क्या मुझे जीएसटी नंबर लेना जरूरी है? तो यस, अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। और अभी जो जिस तरह बूमिंग हो रहा है ई कॉमर्स का और ऑनलाइन कॉमर्स का, तो उसमें भी आपको कंपलसरी इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका टर्नओवर कितना है, आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। आपकी कंपनी सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, तो वहां पे भी ये चीज देखी जाती है कि आपका टर्नओवर कितना है। अगर आप इंटर स्टेट या ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। और ये हमें इंटरव्यू में पूछा जाता है जनरली, और हमें पता होना चाहिए कि टर्नओवर की लिमिट कितनी है और कब जीएसटी कंपलसरी हो जाता है, जहाँ पे सामने से सो मोटो जीएसटी आ सकता है। जीएसटी किस तरीके से काम करता है अब हम वो समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द जीएसटी किस तरीके से काम करता है। जीएसटी को, जीएसटी एक तरह का टैक्स है, वो हम सबको पता है। एंड सेकंड चीज कि जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने का होता है, यानी जीएसटी
हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। अल्टीमेट जो बेनिफिट लेने वाली एंटिटी है वो गवर्नमेंट है। यानी हमें ये पता चल गया कि जीएसटी का पेमेंट हमें गवर्नमेंट को करना है। अब वो पेमेंट किससे लेना है, यानी हम पे करेंगे जो बिजनेस कर रहे हैं वो, या फिर कस्टमर जो पे करेगा जो हमसे चीजें खरीदता है, जो गुड्स या सर्विस खरीदता है हमसे। तो जो कस्टमर है वो हमें पे करेगा और हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। यहाँ तक तो आपको पता ही होगा कि जीएसटी इस तरीके से काम करता है। यही फाउंडेशन वाली चीज है, एकदम बेसिक चीज मैं समझा रहा हूँ आपको कि जीएसटी किस तरीके से काम करता है। जीएसटी का अल्टीमेट पर्पस यही है कि हमें गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है जो गवर्नमेंट जो कस्टमर से हमने कलेक्ट किया है, एनी हाउ एनी वे ऑन टाइम। ओके, आपको अगर ये चीज समझ आ जाती है तो फिर जीएसटी का जो पूरा लॉ बना है उसको आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस जो स्पेसिफिक, जैसे कि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पे जो जितना जीएसटी आ रहा है उतना ही समझ लो, अब वो जॉब के बाद समझ लो। जो मैं अभी समझा रहा हूँ वो आपको इंटरव्यू में और वहां पे बेसिक काम करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जीएसटी का हमें पता चल गया, कस्टमर से लेना है, बिजनेस बिजनेस कलेक्ट करेगा कस्टमर से और गवर्नमेंट को हम पे करेंगे। अब हम हर मंथ पे करेंगे जीएसटी गवर्नमेंट को। हम कलेक्ट एवरी डे करते हैं जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर, बट पेमेंट हम मंथ में एक बार करेंगे गवर्नमेंट को। अब उसमें बहुत सारे रिटर्न है जो हम आगे कवर करेंगे, कौन से रिटर्न के थ्रू हमें पे करना है और रिटर्न क्यों है, और जीएसटी वर्क किस तरह कर रहा है। लाइक यानी अगर मैंने एक केल्सी है 100 रुपीज का, वो मैं 100 प्लस जीएसटी में बेचता हूँ, यानी 118 में बेचता हूँ, यहाँ पे 18 रुपीज मेरा जीएसटी है जो मैं कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। अब ये ऐसा हुआ कि मैंने कस्टमर से कलेक्ट करा, जो मैंने सेल्स किया है उससे मेरा वो जीएसटी मेरे पास आया, मगर मैं एज अ बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ चीजें खरीदनी होगी। तो अगर मैं कोई चीज खरीदता हूँ किसी के पास से तो वहां पे मैं खुद जीएसटी पे करूंगा, तो वो मेरी क्रेडिट हुई मेरी, कि मैंने वहां पे अपना जीएसटी पे करा। और जो मैंने कस्टमर से जीएसटी लिया था जो मेरी लायबिलिटी है टूवर्ड गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को मुझे पे करना है, वो लायबिलिटी है मेरी। और यहाँ पे मैंने क्रेडिट भी है मेरे पास, यानी मैंने जो परचेस करते वक्त जीएसटी पे किया था। तो मेरी एक लायबिलिटी है जो गवर्नमेंट के लिए है, और एक असेट है जो मैंने वो भी मुझे गवर्नमेंट जो मैंने पे की है जो गवर्नमेंट को सामने जाएगी। तो अब क्या करूंगा मैं, अब मंथ के एंड में जो मेरी लायबिलिटी है 18 रुपये की, और जो मैंने 18 रुपये जीएसटी सामने वाले से कुछ खरीदा था तब पे करा था, उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरी अब नेट लायबिलिटी कितनी आ गई, 0। क्यों? क्योंकि मैंने लायबिलिटी 18 रुपये जीएसटी जो कस्टमर से कलेक्ट किया था, वो लायबिलिटी मुझे गवर्नमेंट को पे करनी थी, बट मैंने क्या, मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने परचेस भी किया है और मैंने 18 रुपये जीएसटी पे भी किया है। तो वो सामने वाला वो पर्सन 18 रुपये मेरे जो जीएसटी के वो जमा करवा देगा। तो वो 18 रुपये जमा हो गए और मेरे पास 18 रुपये क्रेडिट थी तो उससे माइनस हो गई। तो अब नेट लायबिलिटी कितना आया, 0। अगर इनकेस मैंने 36 रुपये जीएसटी पे करा होता परचेस पे और मैंने कस्टमर से 18 रुपये कलेक्ट किया होता तो गवर्नमेंट मुझे 18 रुपये का क्रेडिट देती, जो वहां पे यानी मेरे जीएसटी पोर्टल पे दिखता कि आपके पास 18 रुपया क्रेडिट है। तो इस तरीके से जीएसटी का पूरा सिस्टम वर्क करता है। हम मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, वो रिटर्न भी हम आगे देखने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी किस तरीके से काम करता है। जीएसटी अकाउंटिंग। अब जीएसटी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, लाइक हमें पता होना चाहिए कि जीएसटी की एंट्रीज किस तरीके से की जाती है। तो लेट्स स्टार्ट द जीएसटी अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमें पहले आउटपुट, इनपुट और सबके लेजर क्रिएट करने के हो गए, यानी हमें पता होना चाहिए कि हमारी लायबिलिटी कितनी हो रही है, हमारी असेट यानी हमारी क्रेडिट कितनी हो रही है, वो सब हमें पता होना चाहिए। और उसकी जनरल एंट्री कैसे होती है। अगर हमने कुछ चीज परचेस की किसी से, यानी मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ केएलसी बनाने का, तो अगर मैंने जो रॉ मटेरियल है केएलसी के लिए, जो डिस्प्ले है, जो प्लास्टिक यूज होता है, वो सर्किट है, वो सब अगर मैं किसी वेंडर से परचेस करता हूँ, तो अगर मैंने 100 रुपीज का वो सामान परचेस किया और उस पे जो जीएसटी है वो 18 रुपये मैंने पे किया, 18 रुपये मुझे पे करने का है, तो मैं टोटल पेमेंट टू वेंडर कितना करूंगा, 118 रुपये। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट होगा। और जीएसटी की जो जो जीएसटी की जो क्रेडिट है, जो इनपुट जीएसटी से हम जानते हैं उसको जो इनपुट बोला जाता है, जनरली आप सुनते होगे इनपुट इतना है, तो इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो हमारी असेट है। असेट हमेशा डेबिट होती है, वो हमें पता है। और टू लायबिलिटी कितनी है, यानी वेंडर को पे कितना करना है, 118, वेंडर हमारी लायबिलिटी है,
तो हमें वो 118 क्रेडिट करना है। तो ये इस तरह की एंट्री हुई। यहाँ पे परचेस अकाउंट 100 हो गया और हमने 118 रुपये वेंडर को पे कर दिया। अब ये इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट हुआ है ना, वो 18 रुपये डेबिट है, यानी वो 18 रुपये हमारी असेट है जो हमें गवर्नमेंट से लेने की है। अब हम जो सेल्स करते हैं तो वहां पे हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं। तब जब हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द कस्टमर तो हमारी लायबिलिटी होती है जो क्रेडिट होती है। अब वो लायबिलिटी को हम किस तरह नॉक ऑफ करेंगे, यानी जो हम पे लायबिलिटी है तो उसे हमें खत्म करना होगा। तो लायबिलिटी किस तरह खत्म होगी कि जीएसटी अभी जो हमारी लायबिलिटी वो क्रेडिट में है, अब हम उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे बैंक, यानी हम बैंक से गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे 18 रुपये का जो हमने जीएसटी कलेक्ट करा है कस्टमर से। तो इस तरीके से हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। बट यहाँ पे अगर हमारे पास 18 रुपये लायबिलिटी भी है और 18 रुपये क्रेडिट है यानी इनपुट भी है, तो हमें पेमेंट करना कुछ भी नहीं आएगा। रिटर्न में वहां पे नील शो होगा कि हमें कुछ भी पेमेंट करना नहीं है गवर्नमेंट को, क्योंकि हमने हमने हमारी लायबिलिटी 18 रुपये और हमने भी 18 रुपये पे करा हुआ है, तो सामने नॉक ऑफ हो गया। अब यहाँ पे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है पता है, कि वो आपको पूछ सकते हैं कि जीएसटी को आप रियल वर्ल्ड में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, यानी क्या क्या एंट्री होगी परचेस के टाइम पे, सेल्स के टाइम पे, फिर लायबिलिटी राइज होगी या नहीं होगी, उसको हम नॉक ऑफ किस तरह करेंगे। तो आपको पूरा सिनारियो क्रिएट करना होगा। आपको दो ट्रांजेक्शन लेने होंगे जिसमें एक परचेस का होगा एक सेल्स का होगा, आपको वो एंट्री करनी होगी। आपको बताना होगा कि बैलेंस शीट में यहाँ पे असेट भी क्रिएट हुई है और यहाँ पे लायबिलिटी भी क्रिएट हुई है। लायबिलिटी गवर्नमेंट को पे करने की है और असेट हमें गवर्नमेंट से लेने की, यानी जो हमने जीएसटी पे करा है वो गवर्नमेंट से लेना है हमें। तो फिर दोनों दोनों को आपको बताना होगा कि दोनों अगर सेम है तो नॉक ऑफ हो जाएगा। अगर दोनों में डिफरेंट है यानी लायबिलिटी ज्यादा है और असेट कम है, तो लायबिलिटी में से असेट को माइनस कर देंगे, जो हमारी क्रेडिट है उसको माइनस कर देंगे हम, और उसके बाद जो अमाउंट आ रही है वो हमें पे करने की है। अगर हमारी असेट यानी जो क्रेडिट ज्यादा है वो लायबिलिटी कम है, तो हम असेट में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे और फिर उसके बाद हमें कुछ भी पे करना नहीं आएगा। अगर कुछ बचता है असेट में से लायबिलिटी को माइनस करने के बाद, क्रेडिट में से माइनस करने के बाद, मैं यहाँ पे असेट और क्रेडिट इसके लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि वो क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू जीएसटी का पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट है, बट एक्चुअल अकाउंटिंग में वो हमारी असेट है, हमें गवर्नमेंट से इतना पैसा लेना है। तो आपके दिमाग में असेट और लायबिलिटी और इनकम और प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरीके से चीजें होनी चाहिए समझने के लिए। क्रेडिट, इनपुट, आउटपुट, वो सब टैक्स 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 टर्म है, वो आपको पता होगे, टाइम टाइम के साथ आपको पता चल जाएगा। बट आपको असेट, लायबिलिटी क्या है, असेट कौन सी है, वो पता होनी चाहिए। तो हम कहाँ पे थे, हम थे कि जीएसटी हमने अगर हमारे पास क्रेडिट ज्यादा है और हमने उसमें से लायबिलिटी माइनस करने के बाद भी क्रेडिट आ रही है यानी असेट बच रही है, तो हमें गवर्नमेंट के पोर्टल पे जो जीएसटी का पोर्टल है वहां पे उतनी अमाउंट ज्यादा शो होगी जो हमारी क्रेडिट है, हम आगे उसको यूज कर सकते हैं। एक चीज याद रखना, उसको हम इनकैश नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि अगर हम बिजनेस शट डाउन कर रहे हैं तो। हमने अभी तक जीएसटी का कंसेप्ट समझ लिया, अब सब कुछ हो गया। अब हम जीएसटी के ऑडिट के तरफ जा रहे हैं जहां पे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन, जीएसटी इनवॉइस क्या होता है। इनवॉइस हमें पता है, लाइक हम ऐसा तो नहीं है कि हमें पता नहीं होगा कि इनवॉइस क्या होता है, बट एक इनवॉइस में जनरली अमाउंट होती है, डेट होती है, वो सब नॉर्मल चीजें होती है। बट जीएसटी इनवॉइस तो आपको वहां पे सीए इंटर, या आप अगर जीएसटी का जो पोर्ट जीएसटी का जो लॉ है वहां पे ड्राफ्ट देखोगे तो वहां पे जीएसटी इनवॉइस के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि जीएसटी इनवॉइस क्या होता है। अगर वो जीएसटी इनवॉइस सही से नहीं है, और जीएसटी इनवॉइस एज पर जीएसटी लॉ के हिसाब से नहीं है, वो इनवॉइस को हम कंसिडर नहीं करेंगे और उसके बेस पे हम क्रेडिट या कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर हमने क्लेम की हुई है तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगी और हमें पेनल्टी पे करनी होगी। तो हमें पता होना चाहिए एज अकाउंटेंट कि जीएसटी इनवॉइस क्या होता है। तो जीएसटी इनवॉइस को समझने से पहले हमें पता होता है कि एक इनवॉइस क्या होता है। तो एक इनवॉइस में हमें पता है कि डेट होती है, अमाउंट होती है, वेंडर का नाम होता है, वो सारी चीजें होती है। बट जीएसटी इनवॉइस जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है वो कैसा होता है, जिसमें एचएसएन कोड होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट क्या है। आपके हिसाब से आप अगर आप कोई बिजनेस फैमिली से हो गया आप, तो आपको पता होगा कि आप कोई चीज बेच रहे हो तो उसके हजारों नाम अलग अलग होते हैं।
बट एचएसएन कोड है ना उसको सिस्टमेटिक कर देता है कि आप ये जो बोल कैल्सी है, हम कैल्सी का एग्जांपल ले रहे हो तो आप कैसियो का कैल्सी बेच रहे हो या फिर किसी और कंपनी का कैल्सी बेच रहे हो, तो वहां पे वो कैल्सी को उन्होंने आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है कि भाई इसका 1005 है, तो ये कैल्सी का एचएसएन नंबर है। तो अब आप दुनिया में इंडिया में कहीं पे भी, ये जीएसटी लो इंडिया में एप्लीकेबल है, तो इंडिया में कहीं पे भी आप केएलसी बेचते हो तो वहां पे वो 1005 से पता चल जाएगा कि केएलसी का एचएसएन कोड है। अब यहाँ पे जैसे गुजरात में केएलसी बोल रहे हैं, कोई दूसरी जगह पे उसको कुछ अलग नाम से बोला जा रहा है और इनवॉइस में डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एचएसएन कोड है। तो यहाँ पे एचएसएन कोड होता है, फिर जीएसटी नंबर होता है। जो वेंडर है, जो कस्टमर है, और जो वेंडर जो बेच रहा है, परचेसर, सप्लायर और कस्टमर, दोनों का अगर दोनों के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो दोनों के जीएसटी नंबर है। अगर आप जीएसटी अनरजिस्टर्ड पर्सन को पे, जैसे जनरली हम कैल्सी बेचने वाले के पास जीएसटी नंबर नहीं होता है, बट अगर हम किसी ऐसी कोई कंपनी को 1,000 कैल्सी बेच रहे हैं तो उनके पास जीएसटी नंबर होता है, तो वो उनका जीएसटी नंबर हमें इनवॉइस में डिस्क्राइब करना होगा। फिर उनकी सारी डिटेल, एड्रेस की डिटेल, स्टेट कोड, वो सारी चीजें डिस्क्राइब करनी होगी। जो इनवॉइस नंबर है ना, जैसे 1 2 3, उसको सिस्टमेटिक रखना होगा। आपके हिसाब से आप कुछ भी नहीं रख सकते हो, उसको सिस्टमेटिक ईयर वाइज आपको रखना होगा। फिर उसके बाद जो डेट है वो डेट को सही से प्रिस्क्राइब करनी होगी। फिर एक होता है इनवॉइस आता है। अब हर बार क्या होता है, अब जो मैनुअल इनवॉइस है वो खत्म हो गई है ऑलमोस्ट। तो अब है ना ऐसा है कि जो टेली है, क्यूब बुक्स है, वो सब में से ना या सेप है, वहां से है ना आपको ई इनवॉइस निकलता है। तो ई इनवॉइस में आईआरएन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक्नॉलेजमेंट डेट होती है। तो ई इनवॉइस में वो सारी चीजें होनी चाहिए। एक क्यूआर कोड भी होता है जिसको आपको स्कैन करके वो सारी चीजें मिल जाती है। फिर एक इनवॉइस में जीएसटी का बाइफरकेशन भी होना चाहिए कि आपको यानी जीएसटी इस रेट पे, पर इस रेट से काटा है और यह टैक्सेबल अमाउंट है। टैक्सेबल अमाउंट वो होती है जिसपे जीएसटी काटा जाता है, और इनवॉइस अमाउंट वो होती है जिसमें टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी माइनस एनी डिडक्शन, अगर कोई डिडक्शन है तो उसको माइनस करके इनवॉइस अमाउंट बनती है, या फिर फाइनल अमाउंट भी कह सकते हैं उसको। तो वो हमें पता होनी चाहिए। टैक्स अमाउंट यानी जो जितना अमाउंट जीएसटी का, वो हमें पता इनवॉइस में डिस्क्राइब होना चाहिए। ऑथोराइज सिग्नेचर होनी चाहिए, और सारी चीजें एकदम प्रॉपरली होनी चाहिए, तब जाके जीएसटी इनवॉइस को उसको कहते हैं। तो ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, जैसे आपको एचएसएन पे क्वेश्चन आ सकता है कि एचएसएन क्या है, फुल फॉर्म क्या है एचएसएन का, हार्मोनाइज सिस्टमेटिक नंबर क्यों लाया गया एचएसएन, फिर टैक्सेबल अमाउंट कौन सी होती है, इनवॉइस अमाउंट कौन सी होती है, टैक्स अमाउंट कौन सी होती है, ई इनवॉइस किसे कहते हैं, जीएसटीएन नंबर होते हैं उसको डिस्क्राइब करना जरूरी है नहीं है। वो सारे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो आपका जीएसटी इनवॉइस यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम जीएसटी रिटर्न एंड ड्यू डेट पे आ गए हैं। तो जीएसटी रिटर्न, जो मैंने आपको जो कंसेप्ट समझाया कि जीएसटी किस तरीके से काम करता है और जीएसटी की अकाउंटिंग असेट एंड लायबिलिटी कंसेप्ट से मैंने समझा है, तो आपको उतना अगर क्लियर है ना, तो फिर जीएसटी रिटर्न क्या है, जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, वो किस पे कितना एप्लीकेबल है, क्यूआरएमपी क्या है, एफएफ आईएफएफ क्या है, वो सब कुछ है ना आप इन्हें इंटरव्यू के एक दिन पहले भी अगर ऑनलाइन देख लोगे ना, इट्स इनफ फॉर यू। बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जीएसटीआर 1 फाइल क्यों कर रहा हूँ, उसमें क्या है, वो उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको पता है कि जीएसटीआर 1 के अंदर मुझे सेल की डिटेल देनी है, बट क्यों देनी है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती है, कि वो उसको बताना पड़ेगा मुझे कि मैंने इतना सेल करा है और इतना मैंने जीएसटी कलेक्ट करा है कस्टमर से, तो मुझे आपको इतना पे करने का है। और 3B के अंदर में वो डिटेल, 3B के अंदर वो सारी डिटेल कवर हो जाती है और पेमेंट का ना सब पता चल जाता है। तो आपको जीएसटी रिटर्न के बारे में पता, यानी जीएसटी रिटर्न कौन सी डेट है, क्या ड्यू डेट है, उसमें क्या क्या है, वो सब समझने से पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए जीएसटी में किस तरीके से सारी चीजें वर्क करती है। तो अगर हम जीएसटीआर में जो जीएसटी रिटर्न है उसमें मेनली जीएसटीआर 1 एंड 3B है, और जीएसटीआर 2 है वो उसमें परचेज की डिटेल आ जाती है। तो जीएसटीआर 1 के अंदर अगर हम सेल्स की डिटेल देते हैं गवर्नमेंट को कि हमने इस मंथ या इस क्वार्टर में इतना सेल्स किया है, जीएसटीआर 3 भी है उसमें सारी समरी आ जाती है। हमें पता चल जाता है कि हमारा परचेस इतना है, सेल्स इतना है, यानी हमने इतना कलेक्ट किया जीएसटी और इतना हमने पे करा है, तब हमें कितना फाइनली पेमेंट करना है या फिर हमें मिले पैसे मिलेंगे। यहाँ पे ड्यू डेट की अगर मैं बात करूँ तो 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो उस क्वार्टर की नेक्स्ट मंथ में जो 11 तारीख है,
यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की 11 तारीख है, उसमें आप जन से लेके मार्च तक का जीएसटीआर 1 फाइल करोगे और उसी मंथ में 20 को आपको 3B फाइल करना होगा। तो ये इस तरीके से जीएसटी के रिटर्न से जीएसटी के रिटर्न आप इंटरव्यू के 1-2 दिन पहले भी प्रिपेयर कर सकते हो, मगर आपको पता होना चाहिए, मैं बार-बार यही बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि वो रिटर्न में क्या चीज़ें जाती है। वहाँ पे वो लोग नहीं इंटरव्यू जो आपका इंटरव्यू लेने वाला पर्सन है ना, वो नहीं इसकी उसको ऐसा नहीं चाहिए कि ये बंदे को जीएसटी का ए टू ज़ेड पता हो। उसको सिर्फ़ इतना चाहिए कि उसको उतना चाहिए आपसे कि आपको जीएसटी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर हो कि आप अकाउंटिंग कोई गलती ना करो। उनके पास अलग से टैक्स डिपार्टमेंट है, जो आप जीएसटी फाइल कर रहे हो, जो जीएसटी का डेटा दे रहे हो ना, उसको वेरीफाई करने के लिए। वहाँ पे वो सीए जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, वहाँ पे जीएसटी के लिए अलग सीए रखा हुआ है, 100 लोगों की टीम है। एमएनसी और आईटी की कंपनी की बात करूँ तो वहाँ पे उनके पास वो सारी चीज़ें हैं। वो नहीं चाहते कि आपको पता होना चाहिए कि जो होटल में हम जो कमरा बुक करेंगे, रूम बुक करेंगे, उसका रेंट अगर 1000 से कम है तो कौन-सा रेट लगेगा और ज़्यादा है तो कौन-सा लगेगा। उनको उसके लिए अलग से उन्होंने पर्सन रखा हुआ। बट आप एज़ अ अकाउंटेंट कोई अकाउंटिंग गलती ना करे। वो कब होगा आपसे? जब आपको अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव क्लियर होगे, जब एसेट लायबिलिटी आपको पता होगी, आपकी लाइफ में क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, जिस तरह आपको पता होती है, इस तरीके से जीएसटी में क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, वो सब कुछ पता होना चाहिए। तो एज़ अ अच्छा अकाउंटेंट उसी को कहा जाता है जिसको बेसिक इतना क्लियर अच्छे से हो कि बाकी की चीज़ें तो बदलती रहती है। मैं यहाँ पे लायबिलिटीज़ या पेनल्टीज़ या ड्यू डेट इतना डिटेल कवर इसके लिए नहीं कर रहा हूँ कि जब भी आप वीडियो देख रहे होगे तब बदल सकता है या चेंज आ सकता है। वो आप एक बार देखोगे आपको याद रह जाएगा, मगर आपको कंसेप्ट बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। टीडीएस यानी यहाँ पे एक मैं एक अपनी छोटी-सी स्टोरी सुनाता हूँ लाइक यानी मेरा फ्रेंड जो आदित्य बिरला हॉस्पिटल उसमें काम कर रहा था। उस पर्सन ने ना उनको एक बंदा चाहिए था जूनियर अकाउंटेंट के लिए, तो उन्होंने एक पर्सन को इंटरव्यू ले रहे थे, तो वहाँ पे एक पर्सन एक लड़का आया उसको पूछा कि टीडीएस के बारे में आपको पता क्या है? कि उसने बोला कि मुझे सब कुछ पता है। तो उस पर्सन जो मेरा फ्रेंड है उसने सिर्फ़ इतना ही पूछा कि टीडीएस क्यों लगाते हैं हम? टीडीएस है क्यों? टीडीएस सेक्शन क्या है? परसेंटेज क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? किस तरीके से वर्क करता है? वो सब नहीं, टीडीएस है क्यों? तो उसको सवाल का जवाब नहीं आया। मैं यहाँ पे जो टीडीएस का जो समझाने वाला हूँ आपको, तो मैं वही बताने वाला हूँ कि टीडीएस है क्यों? टीडीएस काम किस तरह करता है? और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है 2-3 वो मैं बता दूँगा और उसके बाद इंटरव्यू पर्सपेक्टिव पूरा रहेगा। ये पूरा कोर्स है ना इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से है। आपको इंटरव्यू के लिए रेडी कर रहा हूँ मैं इस पूरे कोर्स के थ्रू। मैं जो चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ आप उसको 1-2 बार 3 बार सुनो और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है उसको प्रैक्टिस करो और जो पोर्टल की जो मॉड्यूल है उसको अच्छे से तैयार करो और अपने प्रोफाइल अच्छे से बनाओ। ताकि आपको एज़ अ जॉब यानी एक्सपीरियंस वाले पर्सन जो होते हैं ना, उनको भी नहीं पता होता है कि जीएसटी काम कैसे करता है। मैंने कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा टाइम दिया है अपनी लाइफ़ का और मैंने ऐसा देखा है, लोगों को नहीं पता है। तो वो चीज़ आप समझो कि आपको चीज़ें डेप्थ में नहीं जाना है, पूरा डीप में नहीं जाना है, एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब मैं ज़्यादा बात ज्ञान नहीं फैलेंगे, अब सीधा पॉइंट पे आते हैं कि टीडीएस क्या है? तो टीडीएस इसके लिए लाया गया है कि जो हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं ना, तो उसपे जैसे जीएसटी होता है, उसके अलावा एक इनकम टैक्स भी होता है। तो इनकम टैक्स इंडिविजुअल के लिए भी होता है और कंपनी के लिए भी होता है। तो कंपनी के लिए जो टीडीएस होता है ना, तो अब कंपनी जो है या फिर जो इंडिविजुअल के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स है। तो वो सब लोग टीडीएस में कंपनीज़ क्या करती है, तो ईयर एंड में जाके गवर्नमेंट को पैसा पे करेगी, तो गवर्नमेंट तब तक वेट नहीं कर सकती है और पूरे साल में कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ना जब आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो ना, गवर्नमेंट ने आइडेंटिफ़ाई करे कि ऐसे बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन है जो है ना मंथ को होते फ्रीक्वेंसी से होते हैं और उसकी वजह से टर्नओवर है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे ट्रांज़ैक्शन आइडेंटिफ़ाई करे और उन ट्रांज़ैक्शन पे बोला है कि अगर आप ये ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो ना, तो आपको है ना इतना टीडीएस यानी टैक्स पहले से कट कर लेना है और उसके बाद ही पेमेंट करना है। तो क्या होगा कि अब गवर्नमेंट है ना उसी टाइम पे कंट्रोल कर रही है टैक्स पे, कि उस टाइम पे गवर्नमेंट टैक्स आपसे कलेक्ट कर लेगी और फिर बाद में जब आप रिटर्न फाइल करोगे ना ईयर एंड पे, तब वहाँ पे आपको बता देगी कि ओके आपके आपने पूरा इनकम और पीएन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और फिर उसके बाद आपका इतना टैक्स आ रहा है और अब आपने इतना ऑलरेडी टैक्स पे करा हुआ है तो उसको माइनस कर डालेगी और बचा हुआ आपको पे करना होगा। अगर माइनस करने के बाद भी आपका जो टीडीएस ज़्यादा है तो आपको वो रिफंड हो जाता है, वो इन केस रिफंड होता है यानी आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है।
तो टीडीएस इस तरीके से काम करता है। और उस टीडीएस में जो मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन है, तो बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन तो बहुत सारे हो सकते थे, तो उन्होंने सेक्शन बना दिए और सेक्शन के अंदर वो ट्रांज़ैक्शन को आइडेंटिफ़ाई कर दिया। जैसे कि आप सैलरी का पेमेंट है, तो जनरली आप एज़ अकाउंटेंट एमएनसी आईटी कंपनी में जॉइन करते हो ना, तो कई बार आपको सैलरी के लिए जो 192 बी है सेक्शन, उसमें सैलरी में आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। आपको उस पर्सन की पूरे साल की सैलरी कैलकुलेट करने की होती है, फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि ओके इसकी इतना टैक्स बन रहा है पूरे साल के एंड में, तो आप उस मंथ से टैक्स डिडक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। फिर उसके बाद ये जो हम वेंडर को बिल पेमेंट करते हैं, उसमें अगर पेमेंट 50,000 से ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा है, हम आगे वो डिस्कस करेंगे सेक्शंस, वो सब कुछ आता है और ये हमें गवर्नमेंट को पेमेंट कर देना होता है मंथली या क्वार्टरली, ओके? और ये एक तरह का टैक्स इवेज़न को रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह का स्टेप है। तो हमने यहाँ तक टीडीएस देख लिया, अब हम आगे टीडीएस किस तरीके से काम करता है। टीडीएस किस तरीके से काम करता है कि हम सामने वाले से टीडीएस डिडक्ट करते हैं और हमारा भी कोई टीडीएस काटता है। यानी हम किसी और का काटेंगे, हमारा कोई काटेगा। तो इससे क्या होगा कि जो क उसने हमारा काटा और हमने उसका काटा। अब देखना होगा कि किसने ज़्यादा किसका काटा है। यानी अगर हमने उसका टीडीएस ज़्यादा काटा है और हमारा कम कटा है तो हमें पे करना होगा। अगर हमारा ज़्यादा कटा है टीडीएस और उस हमने किसी और का कम काटा है तो फिर नहीं हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो इस तरीके से टीडीएस काम करता है। इन शॉर्ट जीएसटी की तरह ही है। आप अगर जीएसटी का कांसेप्ट समझ गए ना, तो टीडीएस में भी सेम है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कांसेप्ट की, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कि टीडीएस का सेक्शन कौन-सा है, वो सेकंड क्वेश्चन होगा, बट वो पूछेगा कि टीडीएस एसेट या लायबिलिटी है। तो आपको है ना लाइक उसको आप कन्फ्यूज़ मत होना, आपको ये बताना है कि सर अगर हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं ना, तो वो हमारी लायबिलिटी है टू गवर्नमेंट, वो हमें गवर्नमेंट को पे करना है क्योंकि ये टीडीएस भी गवर्नमेंट का ही पैसा है, अगर हमने किसी से काटा है तो। अगर हमारा किसी ने काटा, क्या काटा? टीडीएस काटा, तो हमारी वो असेट है जो हम गवर्नमेंट से कलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई टीडीएस का, ओके? तो वो टीडीएस का हर मंथली एक तरह का चालान होता है। पोर्टल में आपको विज़िट करवाऊँगा, पोर्टल का पूरा एक छोटा-सा लेक्चर होगा, जहाँ पे मैं आपको ट्रेसिस पोर्टल पे ले जाके दिखाऊँगा कि वो टी टी क्या होता है सारी चीज़ें। फिर एक तरह का टीडीएस सर्टिफ़िकेट आता है जो सैलरी पर्सन होते हैं उन सब के लिए, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप इतना ज़्यादा डीप में आपको अगर समझना है टीडीएस सर्टिफ़िकेट क्या है, फिर रिटर्न रिटर्न कौन से वो मैं बताऊँगा आपको, बट टीडीएस सर्टिफ़िकेट क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, तो आप वो ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। इट्स नॉट रिलेवेंट टू द इंटरव्यू अनटिल अनलेस कि आपके जेडी में डिस्क्राइब है तो। बाकी जो मैंने समझाया आपको एसेट और लायबिलिटी का कांसेप्ट, वो एक याद रखना। अब हम बात करते हैं टीडीएस की अकाउंटिंग एंट्री की। तब टीडीएस की अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? देखिए, टीडीएस हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी कब है? अगर हम किसी का काट रहे हैं टीडीएस, तब हमारी लायबिलिटी है। तो अगर मैं किसी वेंडर से पेमेंट कर रहा हूँ, सपोज़ कि मैं किसी वेंडर से मैंने 1000 का सामान खरीदा है, अब मुझे उसको पे करना है 1000, तो अब वो ही ना 1000 कैसा है कि उसके ऊपर टीडीएस काटने का मुझे गवर्नमेंट ने बोला है। तो मैं क्या करूँगा कि 1000 पे 10% का टीडीएस काट लूँगा, तब 990 मुझे पे करना है और ₹10 है वो टीडीएस में आ जाएगा। तो टीडीएस अब मैं ₹10 जो काटा है वो मेरा पैसा नहीं है, मैंने उसका काटा है बट मुझे ये काट के किसको देना है? गवर्नमेंट को देने का है टीडीएस। तो मैं गवर्नमेंट को टीडीएस पे कर दूँगा, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि हमने वेंडर से खरीदा है, परचेज़ अकाउंट डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, जो हमने 11th-12th में पढ़ा था। फिर बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। और टीडीएस पेएबल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? यहाँ पे आप टीडीएस पेएबल लिख सकते हो, टीडीएस लायबिलिटी अकाउंट लिख सकते हो, व्हाटएवर आपको जो पसंद आए वो नाम लिख सकते हो, बट टीडीएस आगे होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए। आप टीडीएस पेएबल यहाँ पे क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है और एसेट हमेशा डेबिट होती है। आपके दिमाग में इतना क्लियर हो गया कि टीडीएस की अकाउंटिंग एंट्री किस तरीके से होती है। अब हम आगे देखते हैं कि इम्पोर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं टीडीएस में। तो इम्पोर्टेंट सेक्शन में 192 बी और 192 सैलरी वाला है, 194 सी कॉन्ट्रैक्टर वाला है, 194 जे प्रोफेशनल फी वाला है। यहाँ पे हर बजट में या हर साल गवर्नमेंट इसकी लिमिट चेंज करती रहती है। अभी आप देखोगे तो 50,000 194 सी में आएगा और 194 जे में भी 1 लाख या 50,000 जैसा है और 10% रेट है। आपको मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा जहाँ पे सेक्शन और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट और कितने परसेंटेज टीडीएस काटना है,
ट्रांजेक्शन पे पीडीएफ में मैं कवर कर लूंगा। तो आप वो पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लेना, इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट बनाऊंगा। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए ये पूरा टीडीएस का जो यहाँ पे मैंने पार्ट ऐड किया है इस मॉड्यूल में, तो वो इसके लिए नहीं ऐड किया कि आपको टीडीएस का सेक्शन पता हो। अब इसके लिए ऐड किया है कि आपको ये पता हो कि टीडीएस किस तरीके से वर्क करता है। अंडरस्टूड। सेकंड, टीडीएस डिपॉजिट हर मंथ की 7 को हमें वो हर मंथ को पेमेंट, जो पेमेंट करना है ना गवर्नमेंट को, जो हमने किसी का काटा है टीडीएस, वो हर मंथ पेमेंट करना है। यानी जनवरी का पेमेंट नेक्स्ट मंथ के February 7 तक कर देना है। ओके। तो हर मंथली हमें पेमेंट करना है टीडीएस का, और उसका रिटर्न आता है जो क्वार्टरली आता है, जो 31 जुलाई को होता है। ओके। ड्यू डेट और पेमेंट की डेट आप अपने हिसाब से जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ तब एक बार देख लेने की, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि चीजें काम कैसे करती है। तो यहाँ पे हमारा जीएसटी एंड टीडीएस वाला जो मॉड्यूल है, जो एमएनसी और आईटी कंपनी के पर्सपेक्टिव से बनाया गया था, और इसमें ज्यादातर मेरा फोकस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव और इंटरव्यू का जो पॉइंट ऑफ व्यू देना था मुझे आपको, वो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको दिया है यहाँ पे। और ये मॉड्यूल यहाँ पे खत्म होता है। और इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे हम सारे जो वेबसाइट्स है जो आपको पता होनी चाहिए, वो वेबसाइट में आपको गो थ्रू करवाऊंगा किस तरीके से वहाँ पे एक्सेस की जाती है, और क्या कौन कौन सी वेबसाइट है एज अकाउंटेंट आपको पता होनी चाहिए, वो वेबसाइट हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। पीडीएफ एक बार कवर कर लेना, और क्वेश्चन आंसर है उसको एक बार अच्छे से कर लेना।